रात का समय। दक्ष और नव्या का कमरा। नक्ष ऑलरेडी सो चुका था। दक्ष अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। तभी नव्या बाथरूम से बाहर निकलती है और सीधा अपने कदम दक्ष की तरफ बढ़ा देती है। नव्या दक्ष के पास जाकर सीधा उसके लेप पर बैठ जाती है। दक्ष नव्या को कमर पर अपने हाथ रख उसकी आंखों में देखने लगता है। नव्या धीरे धीरे अपने होंठ दक्ष के होंठों की तरफ बढ़ा देती है। कुछ ही पल बाद दोनों के होंठ एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। दक्ष नव्या के बहुत वाइल्डली किस कर रहा था, वही नव्या भी दक्ष का पूरा साथ दे रही थी। दक्ष के हाथ नव्या के कमर को सहला रहे थे, वही नव्या दक्ष के पीठ पर अपने हाथ चला रही थी। दोनों एक दूसरे को किस कर ही रहे थे कि तभी बेबी के रोने की आवाज़ उनके कान में जाती है, जिसे सुन दोनों जल्दी से एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और नव्या जल्दी से दक्ष के लैप से उठकर नक्ष के पास चली जाती है। वही दक्ष अपनी आंखें बंद कर एक लंबी सांस लेता है। नव्या नक्ष को गोद में लेकर चुप कराने लगती है, पर बेबी बस रोए जा रहा था। नव्या नक्ष से अंडस को, बेबी क्या हुआ, क्यों रो रहा है मेरा बेबी। नव्या ऐसे ही नक्ष को चुप कराने की कोशिश करने लगती है, पर नक्ष लगातार रोए जा रहा था। तभी दक्ष आकर नक्ष को अपने गोद में ले लेता है और उसकी पीठ पर हाथ रख उसे सहलाने लगता है। फिर दक्ष नक्ष को लेकर कमरे की बालकनी में चला जाता है। नव्या भी दक्ष के पीछे चली जाती है। दक्ष नक्ष गोद में लेकर बालकनी में उसे घुमाने लगता है, जिसे नक्ष भी कुछ ही देर में रोना बंद कर देता है। नक्ष को चुप देख नव्या चैन की सांस लेती है। दक्ष नक्ष को लेकर वही झूले में बैठ जाता है। नव्या भी जाकर उन दोनों के पास बैठ जाती है और दक्ष के कंधे पर अपना सिर रख लेती है। नव्या दक्ष से अंडस को, आई एम सॉरी दक्ष, शायद नक्ष के आने के वजह से मैं तुम्हें वक्त नहीं दे पा रही। दक्ष नव्या को कमर पर अपना एक हाथ रख अंडस को, इट्स ओके बीवी, अभी हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी नक्ष है, हमें उस पर ध्यान देना होगा, वो भी एक साथ, और एक दूसरे के लिए तो हमारे पास पूरी जिंदगी है। दक्ष की बात सुन नव्या के फेस पर स्माइल आ जाती है और वो अपना चेहरा उठाकर दक्ष के गाल पर किस कर देती है, जिसे दक्ष के फेस पर भी एक छोटी सी स्माइल आ जाती है। वही नक्ष भी दोनों को देख मुस्कुरा रहा था। नकाश दक्ष के गोद में बैठकर वो बार बार नव्या के लिप्स को अपने छोटे छोटे हाथों से छू रहा था। नव्या नक्ष का हाथ पकड़ उस पर किस कर देती है। तभी नक्ष बड़ी मासूमियत से वो हाथ अपने लिप्स से टच कर लेता है, जिसे देख नव्या मुस्कुराने लगती है। नव्या आगे बढ़कर नक्ष के लिप्स पर एक प्यारी सी किस कर देती है, जिसे देख दक्ष का फेस सर्द हो जाता है और वो अपनी पैनी निगाह से नव्या और नक्ष को घूरने लगता है। साथ ही उसके हाथ जो नव्या की कमर पर थे वो कस जाते हैं, जिससे नव्या को आह निकल जाती है और वो दक्ष के घूर घूर कर देखने लगती है। नव्या दक्ष को घूरते हुए, अंडस को, ये क्या हरकत थी दक्ष। दक्ष नव्या का चेहरा पकड़ उसके लिप्स पर बाइट कर, अंडस को, इन पर सिर्फ मेरा हक है। नव्या आंखें फाड़कर, अंडस को, दक्ष तुम अपने बेबी से जेलेस हो रहे हैं। दक्ष नव्या को आंखों में देखते हुए, अंडस को, जो चीज़ मेरी है वो सिर्फ मेरी ही है, मैं उसे किसी से भी शेयर नहीं करता। फिर एक नज़र नक्ष को देख, अंडस को, किसी से भी नहीं। नव्या दक्ष को घूरते हुए, अंडस को, मैं कोई चीज़ नहीं हूँ दक्ष। दक्ष नव्या के बाल उसके कान के पीछे करते हुए, अंडस को, पर मेरी तो होना। दक्ष ने एक हाथ से नक्ष को पकड़ा हुआ था। नव्या अपना मुंह फेरते हुए, अंडस को, फिर इस हिसाब से तो मुझे नक्षु को मिल्क फीड भी नहीं कराना चाहिए। नव्या की बात सुन दक्ष एविल स्माइल करते हुए, अंडस को, लिप्स एक ही है ना बीवी तुम्हारे पास, इसलिए मैं उन्हें शेयर नहीं कर सकता, पर वो तो दो है तो, कहते हुए दक्ष की नजरें कहीं और जाने लगती है। दक्ष को बातों का मतलब समझ नव्या के गाल टमाटर की तरह लाल हो जाते हैं। नव्या दक्ष को देखते हुए, अंडस को, बाप बनने के बाद तुम कुछ ज्यादा ही नॉटी नहीं हो गए हो दक्ष। दक्ष नव्या के गाल पर किसकर, अंडस को, अब जिसकी वाइफ इतनी हॉट हो उसका भला क्या हो सकता है। और क्या बात कर रहे थे हम, मिल्क फीड कराने की है ना। तो मैं कह रहा था अगर दो है तो मैं अपने बेटे के साथ शेयर करने के लिए तैयार हूँ। नव्या दक्ष के मुंह पर हाथ रख, अंडस को, दक्ष प्लीज स्टॉप, मैं अब और नहीं सुन सकती। दक्ष नव्या हाथ अपने मुंह से हटाते हुए, अंडस को, बेबी अभी तो मैं सिर्फ कह रहा हूँ और तुमसे सहन नहीं हो रहा जब मैं ये सब करूँगा। दक्ष इतना ही कहता है कि तभी नव्या बीच में। नव्या कमरे में जाते हुए, अंडस को, मैं जा रही हूँ, तुम अपने बेटे को सुला देना। इतना कहकर नव्या कमरे में भाग जाती है। दक्ष नव्या के जाते देख नॉटी स्माइल करने लगता है।
फिर वो देखता है नक्श सो चुका है। दक्ष नक्श को लेकर खुद भी कमरे में चला जाता है। कमरे में आकर दक्ष देखता है नव्या पहले ही ब्लैंकेट ओढ़कर सो चुकी थी। दक्ष नक्श को पालने में आराम से सुलाकर उसके फोरहेड पर किसकर बैक की तरफ बढ़ जाता है। दक्ष नव्या एक बाजू में लेटकर खुद को ब्लैंकेट से कवर कर नव्या को कसकर अपनी बाहों में भरकर सो जाता है। नव्या भी दक्ष का एहसास पाकर उसके कंधे पर अपना सिर रखकर सुकून से सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग, नव्या और दक्ष का कमरा। सुबह जैसे ही दक्ष अपनी आंखें खोलता है उसे अपने बगल में नक्श दिखाई देता है, जो नव्या के गले में पड़ा उसके मंगलसूत्र के साथ खेल रहा था। वही नव्या का एक हाथ नक्श पैरों पर था और दूसरा वो अपने सिर के नीचे टिकाकर सो रही थी। उसे देख के ऐसा लग रहा था वो नक्श को सुलाने के चक्कर में खुद ही सो गई है। तभी दक्ष को नजर नीचे की तरफ जाती है, जिसे देख उसका गला सूखने लगता है। नव्या को नाइट सूट की ऊपर की 3 बटन खुली हुई थी, जिसे देख दक्ष का हाल बेहाल होने लगता है। वही जब उसकी नज़र नक्श पर जाती है, जो अब उसी बटन के साथ खेल रहा था, जिसे देखकर उसकी आंखें छोटी छोटी हो जाती है। दक्ष नक्श का हाथ वहां से हटाकर उसे अपनी तरफ पलट देता है। दक्ष के ऐसे अचानक करने से नक्श जोर जोर से रोने लगता है। नक्श के रोने के आवाज से नव्या को अभी थोड़ी देर पहले ही सोई थी उसको नींद एक बार फिर खुल जाती है। वो देखती है को नक्श दक्ष के पास था और जोर जोर से रो रहा था। नव्या जल्दी से नक्श को वापस अपने करीब खींच लेती है और उसे चुप कराने लगती है। वही दक्ष बेबी को अपनी पैनी निगाह से घूर रहा था, जिसे नव्या भी नोटिस करती है और उसे दाल में कुछ काला लगता है। नक्श चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी नव्या उसे फीड कराने लगती है, जिसे नक्श तुरंत शांत हो जाता है और दक्ष अब और बुरी तरह से नक्श को घूरने लगता है। नव्या दक्ष के कंधे पर मरते हुए अंडस को ये क्या कर रहे हो तुम? बच्चे को ऐसे घूरोगे तो उसे नजर लग जाएगी। दक्ष नक्श को घूरते हुए अंडस को तो क्या करो, बेटा अभी से अपने बाप की प्रॉपर्टी हथियाने में लगा हुआ है। इसकी हरकतें ऐसी रही तो हमें इसकी शादी जल्द से जल्द करनी होगी। दक्ष को बातें सुन नव्या अपनी आंखें फाड़े उसे देखने लगती है। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था दक्ष जो कभी इतना खूंखार डेंजर हुआ करता था, आज वो इतनी बेफिजूल बातें कर रहा था। नव्या दक्ष को देखते हुए अंडस को, दक्ष वो छोटा है अभी और वो तुम्हारा बेटा है, तुम उससे क्या जेलिस हो रहे हो? दक्ष नव्या को बात इग्नोर कर उसके ऊपर आते हुए अंडस को, ये सब छोड़ो, मुझे एक बेटी चाहिए, चलो करते हैं। दक्ष इस तरह नव्या के ऊपर आया था जिससे नक्श को कोई प्रॉब्लम ना हो। नव्या अपनी आंखें फाड़े अंडस को, ये क्या बोल रहे हो तुम दक्ष? सुबह सुबह तुम पी के आए हो क्या? अभी नक्श को पैदा हुए बस 1 महीना हुआ है और तुम अभी से दूसरा बेबी, एंड सेकंड थिंग में दूसरा बेबी करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। नव्या की बात सुन दक्ष अपनी की कमर को कसकर पकड़ते हुए अंडस को, क्यों, क्या प्रॉब्लम है दूसरे बेबी से? नव्या दर्द को वजह से अपनी आंखें मिच अंडस को, दक्ष इट्स हर्टिंग, और आज के ज़माने में एक ही बच्चा इनफ है। हमें इंडियन पॉपुलेशन के बारे में सोचना चाहिए, समझे ना कि बच्चे पर बच्चे पैदा करने चाहिए। नव्या की बात सुन दक्ष उसके नेक को बाइट करते हुए अंडस को, बेबी तुम्हें मुझ पर ध्यान देना चाहिए ना कि इंडिया की पॉपुलेशन की। नव्या दक्ष को बात इग्नोर कर अंडस को, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, अगर मैं ही अपने देश के बारे में नहीं सोचूंगी तो कौन? इतना कहते हुए नव्या बीच में ही रुक जाती है। नव्या को रुकता देख दक्ष नव्या के चेहरे को देखता है, जहां एक खालीपन साफ नजर आ रहा था। दक्ष अच्छे से जानता था कि नव्या के लिए उसकी एजेंट वाली जॉब क्या मायने रखती थी। नव्या बात को बदलते हुए अंडस को, दक्ष हटो, मुझे नीचे जाना हुआ, आजी और दादी वेट कर रहे होंगे। नव्या के एक बार कहने पर ही दक्ष उसके ऊपर से हट जाता है। नव्या भी दक्ष जो सो चुका था उसे अच्छे से लिटाकर खुद बाथरूम में घुस जाती है। नव्या के जाने के बाद दक्ष नक्श के फोरहेड पर किसकर खुद भी बेड से उठकर बालकनी में चला जाता है। कुछ देर बाद डाइनिंग हॉल, सब साथ में मिलकर ब्रेकफास्ट कर रहे थे। विवान नव्या से अंडस को, भाभी चैंप कितना सोता है, जब देखो तब वो सोता ही रहता है, वो अपने चाचू के साथ खेलता भी नहीं है। विवान की बात सुन सब हंसने लगते हैं। तभी दादी विवान से अंडस को, विवान अभी नक्श छोटा है इसीलिए वो ज्यादा कर सोता ही रहता है, बस कुछ दिन और रुक जाओ फिर तो वो तुम्हें नहीं सोने देगा। दादी की बात सुन विवान कहता है अंडस को, दिस इज नॉट फेयर दादी, पहले मैंने चैंप का 9 महीने इंतजार किया
और अब उसके साथ खेलने के लिए कुछ दिन का और इंतजार, ये तो गलत है ना दादी। विवान के इस तरह बच्चों की तरह शिकायत करने पर सब उस पर हंस रहे थे। दक्ष विवान से अंडस को अभी तो ये खुद बच्चा है, पता नहीं नक्ष को और आने वाले बेबी को ये कैसे संभालेंगे। दक्ष की बात सुन विवान का मुंह बन जाता है। तभी काव्या कहती है अंडस को, वही मैं भी सोच रही हूँ जीजू, में एक साथ तीन बच्चे कैसे संभालेंगी। काव्या की बात सुन नव्या कहती है अंडस को, काव्या तू फिक्र मत कर, विवान को मैं संभाल लूंगी और बाकी के 2 को तू संभाल लेना। विवान इरिटेट होते हुए अंडस को, क्या भाभी आप भी सबके साथ मिलकर अपने मासूम देवर के साथ ऐसा कर रही है, जाओ मुझे किसी से बात ही नहीं करनी। इतना कहकर विवान अपनी चेयर से उठकर जाने लगता है। विवान 2 कदम बढ़ाकर अपने मन में, अंडस को कोई तो रोक लो, मुझे भूख लगी है। लगता है कोई नहीं रोकने वाला, मैंने भी कुछ ज्यादा ही बोल दिया। वही सब अपना मुंह दबाकर हंस रहे थे। विवान पलटकर टेबल पर से अपनी प्लेट उठाकर जाते हुए, अंडस को, में किसी का गुस्सा अपने खाने पर नहीं उतरता। इतना कहकर विवान अपने खाने की प्लेट लेकर 9-2-11 हो जाते हैं। उसके जाते ही सब जोर जोर से हंसने लगते। शाम का समय, दादी और आजी मंदिर गए हुए थे। दक्ष और विवान ऑफिस में थे और काव्या नव्या के कमरे में थी। काव्या की गोद में नक्ष था जो उसके बालों के साथ खेल रहा था। वही नव्या उन दोनों को एक दूसरे के साथ खेलते हुए देख रही थी। उसके फेस पर एक छोटी सी स्माइल थी। काव्या नव्या से, अंडस को, नव्या नक्ष के आने के बाद तेरे और जीजू के बीच कुछ बदला है क्या। नव्या सवालिया लहजे में, अंडस को, मतलब। काव्या नव्या को देखते हुए, अंडस को, मतलब एक बेबी के आने से कपल्स के बीच कुछ अलग होता है, कुछ बदलता है, ऐसा कुछ हुआ है। नव्या मुस्कुराते हुए, अंडस को, हाँ, मुझे नक्षु के आने के बाद पता चला कि दक्ष अपने बेटे से भी जेल्स हो सकता है, बट जिस तरह वो नक्षु का ख्याल रखता है, मेरा ख्याल रखा है, नक्ष के लिए पूरी रात जागना, उसकी केयर करना, ये सब बहुत स्पेशल है। मैंने दक्ष से ये सब भी एक्सपेक्शन नहीं की थी, पर वो बहुत कामली नक्ष को ट्रीट कार्य है। नव्या की बात सुन काव्या, अंडस को, ओके, मतलब जीजू में चेंजेस हुई है, पर सब अच्छे। और तू क्या कह रही थी कि जीजू नक्ष से जेलस होते हैं, मतलब। नव्या नक्ष की तरफ देखते हुए, अंडस को, मतलब जब नक्ष मेरे लिप्स के साथ खेलता है या मैं उसे किस करती हूँ, दक्ष उसे जेलस होता है, उसके फेस एकदम से हार्ड हो जाता है। नव्या की बात सुन काव्या जोर जोर से हंसने लगती है। काव्या को इस तरह हंसते देख नव्या की आंखें छोटी छोटी हो जाती है। नव्या काव्या से, अंडस को, मजाक मत बना, मैं सच कह रही हूँ, दक्ष बहुत ओवर पजेसिव हो रहा है। काव्या नक्ष के साथ खेलते हुए, अंडस को, इसकी कोई वजह होगी नव्या। काव्या को बात सुन नव्या मासूम सा चेहरा बनाकर कहती है, अंडस को, है ना वजह। 8 महीनों से दक्ष मेरे करीब नहीं आया है, मुझे उसके लिए बहुत बुरा भी फील होता है। मैंने उसे कितने बार कहा कि तुम्हें जो करना है करो, मुझे दर्द नहीं होगा, मैं खुद भी उसके पास जाती हूँ, पर वो खुद मुझसे दूर हो जाता है, ये बोलकर कि वो मुझे दर्द नहीं देना चाहता। पर मैंने उसके अंदर एक तड़प देखती है जो मुझसे अब और नहीं देखी जाती। मैं क्या करूँ काव्या, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। नव्या को बात सुन काव्या कहती है, अंडस को, आप डॉग से बात कीजिए ना, नक्ष को पैदा हुए अब 1 महीना से ऊपर होने लगा है। काव्या की बात सुन नव्या मुस्कुराते हुए कहती है, अंडस को, हाँ तूने ये सही कहा, मैं जल्दी से डॉग से कांटेक्ट करती हूँ। इतना कहकर नव्या अपना फ़ोन उठाकर डॉग को कॉल करने लगती है। काव्या नव्या से, अंडस को, नव्या मुझे तो ऐसा लग रहा है जीजू से ज़्यादा तुझसे ही कंट्रोल नहीं हो रहा। इतना कहकर काव्या हंसने लगती है और नव्या उसे घूर घूर के देखने लहरी है। थोड़ी देर बाद नव्या डॉग से बात कर अपना फ़ोन कट कर देती है। उसके मुंह पर खुशी झलक रही थी, जिसे देख काव्या को अंदाजा हो जाता है कि डॉग ने क्या कहा होगा। नव्या काव्या से, अंडस को, काव्या क्या आज नक्ष को तू अपने पास सुला सकती है। काव्या मुस्कुराते हुए, अंडस को, जरूर, आज क्या मैं तो रोज सुला सकती हूँ। काव्या की बात सुन नव्या खुश हो जाती है, वही उसके मन बहुत कुछ चलने लगता है। रात का समय, दक्ष अपनी कार से विला जा रहा था, तभी उसके फ़ोन पर नव्या का टेक्स्ट आता है, लोकेशन भेज रही हूँ, यहाँ आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। दक्ष मैसेज पढ़कर नव्या में जो लोकेशन भेजी थी उस तरफ बढ़ जाता है। कुछ देर बाद दक्ष की कार एक सुनसान इलाके में जाकर खड़ी होती है। दरअसल से दक्ष का ही फार्म हाउस था जो रनिक सिटी से दूर था। ये बहुत शांति थी। दक्ष कार का गेट खोल सीधा फार्म हाउस के अंदर चला जाता है।
फार्म हाउस में जाकर देखता है उसे नव्या कहीं नहीं दिखाई देती। तभी उसके फोन में एक और मैसेज आता है, रूफ पर आ जाऊं। नव्या का मैसेज पढ़कर दक्ष रूफ की तरफ अपने कदम बढ़ा देता है। दक्ष जैसे ही रूफ पर जाकर देखत है, वो बहुत खूबसूरती सजाया गया था। पूरे फ्लोर पर रेड रोज पड़े हुए थे। पूरे रूफ को मिरर से राउंड शेप में कवर किया गया था, जिसे अंदर से बाहर देखा जा सके पर बाहर से अंदर नहीं। बीच में एक ब्यूटीफुल सा ओपन टेंट लगा हुआ था, जिसमें व्हाइट बैग था। उस बैग को पूरे तरह से रेड एंड व्हाइट रोजेस से सजाया गया था। पूरे कमरे में येलो लाइट्स जल रही थी, जो बेहद खूबसूरत लग गया था। दक्ष आगे बढ़ते हुए अंडस्को बीवी, कहाँ हो तुम? तभी नव्या दक्ष को पीछे से अपनी बाहों में भर लेती है। नव्या का एहसास पाते ही दक्ष के फेस पर स्माइल आ जाती है। दक्ष नव्या का हाथ पकड़ उसे अपने तरफ करके उसे देखने लगता है। नव्या ने एक बेबी पिंक नेट की मिरर वर्क की साड़ी पहनी हुई थी, बैकलेस ब्लाउज, खुले बाल जो उसके कमर तक आ रहे थे, चेहरा पर हल्का सा मेकअप और बेबी पिंक लिपस्टिक। नव्या बेहद खूबसूरत लग रही थी। दक्ष नव्या को बस एकटक देखे जा रहा था। नव्या दक्ष को खुद को ऐसा देखते देख शर्मा जाती है और अपनी नजरें नीचे कर लेती है। दक्ष नव्या का लाल चेहरा देखकर उसे एकदम से उसके कमर से पकड़ अपने करीब कर लेता है। नव्या सीधा दक्ष के सीने से जा लगती है। दक्ष नव्या के कान के पास जाकर सेड्यूसिंग आवाज में अंडस्को लुकिंग हॉट बीवी, इतना कहकर दक्ष नव्या के कान पर बाइट कर लेता है, जिसे नव्या को आह निकल जाती है। अब दक्ष धीरे धीरे नव्या के होंठों की तरफ बढ़ने लगता है। दक्ष नव्या के होंठों के एकदम करीब आ चुका था। वैसे ही नव्या दक्ष को हल्का से धक्का देकर वहां से निकल जाती है। दक्ष जो नव्या के इस एक्शन की उम्मीद नहीं थी, जिस वजह से नव्या के हल्के से धक्के से दक्ष 2 कदम पीछे हो जाता है, जिसका फायदा उठाकर नव्या 9-2-11 हो जाती है। दक्ष कुछ कहने को अपना मुंह खोलता उसे पहले ही सामने का नजारा देख उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती। ... दक्ष जैसे ही सामने देखता है, सामने का नजारा देख उसकी आंखें हैरानी फैल जाती है। सामने नव्या मिरर के ट्रांसपेरेंट बाथरूम के अंदर शॉवर के नीचे खड़ी थी। उसके पूरे बदन पर पानी गिर रहा था। उसकी साड़ी उसके शरीर से पूरी तरह से चिपक गई थी। तभी गाना प्ले होता है, टिप टिप बरसा पानी, पानी ने आग लगाई। आग लगी दिल में तो दिल को तेरी याद आई, तेरी याद आई तो जल उठा मेरा भीगा बदन। मेरे बस में नहीं मेरा मन, मैं क्या करूं। नव्या अपनी साड़ी का पल्लू हटाकर पूरे अदा के साथ गाने की लाइन को तरह अपने मूव्स करने लगती है। दक्ष नव्या को एकटक देख रहा था। झूम कर आ गया सावन, मैं क्या करूं। टिप टिप बरसा पानी। नव्या दक्ष को फिंगर से इशारा कर अपनी तरफ बुलाती है। दक्ष भी अपने कदम नव्या की तरफ बढ़ा देता है, पर जैसे ही दक्ष उस मिरर के बाथरूम के अंदर जाने को कोशिश करता है, उसे पता चलता है कि नव्या ने डोर अंदर से लॉक किया हुआ है। दक्ष नव्या को इशारा कर दूर खोलने को कहता है। डू 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 डूबा दरिया में खड़ा मैं साहिल पर, तू बिजली बनकर गिरी मेरे दिल पर। दक्ष नव्या को डोर खोलने को कहा रहा था, पर नव्या को दक्ष को इस तरह तड़पाने में मजा आ रही थी। अब नव्या पूरी तरह से अपनी बॉडी से साड़ी को उतार कर फेंक देती है। अब नव्या सिर्फ डीप नेक के ब्लाउज जिसमें उसका फिगर काफी रेवल हो रहा था और एक सारी शेप वेयर में थी। चली ऐसी ये पागल पवन, मैं क्या करूं। टिप टिप बरसा पानी। नव्या को इस तरह देख दक्ष कुछ रिएक्ट नहीं करता, जिसे देख नव्या अपना मुंह बनाने लगी थी है। नव्या अभी भी मिरर वाले बाथरूम में शावर के नीचे खड़ी थी और दक्ष उसे नॉर्मली अपनी पैंट के जेब में हाथ डाले देख रहा था। उसके फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। नव्या को बाहर आते ना देख दक्ष पीछे मुड़कर वहां से जाने लगता है। दक्ष को जाता देख नव्या झट से बाथरूम का डोर खोल पीछे से आकर दक्ष को हग कर लेती है, जिसे दक्ष के फेस पर एविल स्माइल आ जाती है। नव्या दक्ष को हग किए हुए अंडस्को क्या हुआ, कहाँ जा रहे हो मुझे ऐसे छोड़कर। नव्या ने इतना ही कहा था कि तभी दक्ष झट से पलटकर नव्या को कसकर अपनी बाहों में भर लेता है। नव्या दक्ष के इस एक्शन से उसे आंखें फाड़े देखने लगती है। दक्ष नव्या को कमर पर अपने हाथ चलाते हुए अंडस्को बहुत तड़पा लिया तुमने बीवी, अब इसकी पनिशमेंट में दूंगा तुम्हें। इतना कहकर दक्ष नव्या को अपने पीठ पर उठा लेता है। नव्या शॉक में दक्ष को देख रही थी कि कैसे एक ही पल में दक्ष के पूरे एक्सप्रेशन चेंज हो गए। नव्या दक्ष के पीठ पर मरते हुए अंडस्को दक्ष छोड़ो मुझे नीचे उतारो, ये चीटिंग है।
दक्ष बेड की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए अंडरस्कोर चीटिंग क्या होती है वो अब मैं तुम्हें बताऊंगा बीवी। बहुत महीनों से इंतजार किया है इस पल का, और तुमने मुझे तड़पाया, अब मेरी तड़प तुम देखोगी बीबी। आई एम गोना वाइल्ड टुनाइट। दक्ष इतना कहते हुए नव्या को बेड पर पटक देता है, जिसे नव्या को आह निकल जाती है और वो अपनी कमर शहलते हुए दक्ष को देखने लगती है। दूसरी तरफ दक्ष का विला, काव्या और विवान का कमरा। विवान कमरे में चक्कर काटते हुए नक्ष को चुप करा रहा था, जो कब से रोए जा रहा था। विवान नक्ष को पीठ से हिलाते हुए, अंडस को क्या हुआ चैम्प, तुम जब भी मेरे पास आते हो तो रोना क्यों शुरू कर देते हो। तभी पीछे से काव्या, जो नक्ष की दूध की बोतल भरने किचन में गई थी, अंडस को, क्योंकि मेरा बेटा सिर्फ मेरे साथ रहना पसंद करता है, ना कि अपने चाचू के साथ। विवान काव्या को देखते हुए, अंडस को, चैम्प की चाची कुछ ज्यादा ही ऑब्सेस्ड है अपने बेबी से। काव्या नक्ष को विवान से लेते हुए, अंडस को, चाची नहीं मासी माँ हूँ अपने नक्ष की। इतना कहकर काव्या नक्ष को अपनी गोद में लेकर बेड पर बैठ जाती है। विवान काव्या के पास बैठते हुए, अंडस को, मासी माँ, वाह ये तो गलत बात है ना, तुमसे ज्यादा चैम्प का मुझसे रिश्ता है, उस हिसाब से तुम उसकी चाची होनी चाहिए, ना कि मासी माँ। काव्या नक्ष को चुप कराते हुए, अंडस को, ये तुम नहीं डिसाइड करोगे, और दूसरी बात, तुमसे ज्यादा नक्ष का मुझसे रिश्ता है बाय ब्लड और बाय रिलेशन। इतना कहकर काव्या नक्ष को बोतल से दूध पिलाने लगती है। विवान मुंह बनाकर दोनों को देखने लगता है। नक्ष अभी भी रोए जा रहा था, वो बोतल से दूध नहीं पी रहा था। तभी काव्या उसे अपने पेट पर सुलाकर उसकी पीठ थपथपाने लगती है, जिसे अब जाकर नक्ष शांत होता है। नक्ष को शांत देखकर विवान भी चैन की सांस लेता है। धीरे धीरे नक्ष नींद के आगोश में चला जाता है। नक्ष के सोते ही काव्या बड़े ध्यान से उसे उठाकर नक्ष के पालने में सुला देती है और फिर उसके माथे को चूम लेती है। तभी विवान काव्या को पीछे से हककर, अंडस को, हमारा बेबी जब आएगा वो भी ऐसे ही रोज हमें रो रो कर परेशान करेगा। काव्या विवान की तरफ पलटकर, अंडस को, क्या मतलब परेशान करेगा, मेरा नक्ष कहाँ किसी को परेशान करता है। विवान काव्या की आंखों में देखते हुए, अंडस को, पर चैम्प का चाचू बहुत परेशान करेगा। काव्या विवान की बात समझ पाती उसे पहले ही विवान काव्या को अपनी बाहों में उठाकर बेड की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगता है। काव्या भी विवान के गले में अपनी बाहें डाल देती है। विवान काव्या को बड़े प्यार से बेड पर लिटाकर खुद उसके ऊपर आ जाता है और बिना एक पल गवाए विवान काव्या के होंठों को अपने गिरफ्त में ले लेता है। विवान काव्या को सॉफ्टली किस करने लगता है। काव्या भी विवान का पूरा साथ देने लगती है। दोनों एक दूसरे को पैशनेटली किस करने लगते हैं। काव्या के हाथ विवान के बालों में चल रहे थे, वही विवान के हाथ काव्या की कमर को सहला रहे थे। धीरे धीरे कर विवान काव्या के शरीर से सारे कपड़े निकल देता है, फिर खुद के कपड़े भी निकाल खुद के और काव्या के ऊपर ब्लैंकेट डाल दोनों को ब्लैंकेट से कवर कर लेता है। एक बार फिर विवान अपने होंठ काव्या के होंठों पर रख उसे किस करने लगता है। ऐसे ही कुछ देर बाद दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं। काव्या की सिसकियां पूरे कमरे में गूंजने लगती है। दोनों के शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था, बस दोनों पर एक वाइट ब्लैंकेट पड़ी हुई थी, जिसमें सिर्फ दोनों के हाथ दिखाई दे रहे थे, उसके सिवा कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। ... दक्ष के विला में विवान और काव्या अपने प्यार भरी दुनिया में खो चुके थे। वही दूसरी तरफ दक्ष का फार्म हाउस। दक्ष नव्या को लेकर कर बेड पर पटक देता है, जिस वजह से नव्या की आह निकल जाती है और वो अपनी कमर शहालाते हुए दक्ष को गुस्से में देखने लगाती है। नव्या कुछ कहती उससे पहले ही दक्ष नव्या के ऊपर आकर उसके होंठों पर अपने होंठ रख देता है और नव्या को आवाज उसके मुंह में ही रह जाती है। दक्ष बहुत अग्रेसिवली नव्या को किस और बीच बीच में बाइट भी कर रहा था, जिसे नव्या के हल्का हल्का पेन भी हो रहा था। पर धीरे धीरे नव्या अपना दर्द भूलकर दक्ष का साथ देने लगती है, क्योंकि उसने भी इस पल का बहुत इंतजार किया था। नव्या दक्ष के पलटकर उसके ऊपर आ जाती है। दोनों एक दूसरे को वाइल्डली किस कर रहे थे। उनकी किस करने आवाज पूरे रूफ पर गूंज रही थी। फिर कुछ ही देर बाद दक्ष फिर से नव्या को पलट अपने नीचे कर लेता है और उसके होंठों को छोड़ उसके नेक पर कंधे पर बाइट करने लगता है, जिसे नव्या सिसक रही थी। उसके मुंह से आह निकल रही थी, जिसे सुन दक्ष और वाइल्ड होने लगता है। दक्ष धीरे धीरे नीचे की तरफ बढ़ने लगता है। नव्या के हाथ दक्ष के बालों में थे। अब दक्ष नव्या के पेट पर आकर उसकी नोवेल को सक करने लगता है।
जिसे नव्या को आंखें कसकर बंद कर लेती है। उसे अब अपनी बॉडी में हलचल महसूस होने लगी थी। तभी नव्या दक्ष को फिर से पलटकर उसके ऊपर आ जाती। नव्या अग्रेसिवली दक्ष के शर्ट के सारे बटन खोल देती है और उसे उतार कर नीचे फेंक देती है। अब नव्या के सामने दक्ष के नेकेड बॉडी थी। उसके एब्स बहुत अट्रैक्टिव लग रहे थे। नव्या तुरंत अपने होंठ दक्ष के एब्स पर रख देती है और वहां बाइट करने लगती है, जिसे देख दक्ष के फेस पर एविल स्माइल आ जाती है। दक्ष नव्या से अंडरस्को प्लेइंग विथ मी बीवी। नव्या दक्ष की बातों को इग्नोर कर दक्ष के पूरे गाल पर किस करने लगती है। दक्ष के हाथ नव्या के ब्लाउज की डोर की तरफ बढ़ जाते हैं। अगले ही पल नव्या की बॉडी से उसका ब्लाउज अलग हो जाता है। ऐसा होते ही दक्ष नव्या को पलटकर एक बार फिर उसके ऊपर आ जाता है और अपने होंठ नव्या की बॉडी पर चलाने हैं। नव्या अपनी आंखें बंद कर दक्ष को फील कर रही थी। कुछ देर बाद दक्ष ऊपर आकर एक बार फिर नव्या के होंठों को अपने गिरफ्त में ले लेता है। दोनों एक दूसरे को डीपली किस कर रहे थे। करीब आधे घंटे बाद दक्ष नव्या को छोड़ता है। दोनों आज बहुत दिन बाद एक दूसरे को महसूस कर रहे थे, जिस वजह से दोनों ही बहुत वाइल्ड थे। दक्ष नव्या के हाथ को बेड पर प्रेस कर एक झटक में उसके अंदर समा जाता है, जिसे नव्या चिहुन कुटती ही उसकी आंखें कसकर बंद हो जाती है। ऐसे ही दोनों एक दूसरे के आगोश में पूरी रात बिता देते हैं। पूरी रात उस कमरे में नव्या की सिसकियां सुनाई दे रही थी। सुबह करीब 5 बजे दक्ष नव्या पर से उठकर उसके बगल में लेट जाता है। दक्ष एक नज़र फिर नव्या को देखता है, जो थक कर कब की सो गई थी। उसके बाद दक्ष नव्या के अपनी बाहों में भर कर सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह करीब 8 बजे दक्ष का फ़ोन रिंग करता है, जिस वजह से दक्ष की नींद खुल जाती है। दक्ष फ़ोन की स्क्रीन पर देखता है, जहां अननोन नंबर फ्लैश हो रहा था, जिसे देख दक्ष उस फ़ोन के इग्नोर कर देता है। तभी नव्या की नींद भी कच्ची हो गई थी, जिस वजह से नव्या की नींद भी खुल जाती है। नव्या को उठते देख दक्ष के फेस पर एविल स्माइल आ जाती है और नव्या के ओर होश में आने से पहले ही वो एकदम से नव्या के ऊपर आ जाता है, जिसे नव्या की आंखें हैरानी में फैल जाती है। नव्या कुछ कहती उससे पहले ही दक्ष अपने होंठ उसके होंठों पर रख उसे खामोश कर देता है। नव्या की आवाज़ उसके गले तक ही रह जाती है। दक्ष नव्या के बाइट करने लगता है। नव्या भी धीरे धीरे दक्ष का साथ देने लगती है। तभी एक बार फिर उसी नंबर से फ़ोन आता है। दक्ष अपना चेहरा उठाकर फ़ोन की स्क्रीन पर देखता है और उसे कट कर देता है और एक बार फिर अपने होंठ नव्या के होंठों पर रख देता है। अगले ही पल एक बार फिर दक्ष का फ़ोन रिंग करता है। इस बार दक्ष का चेहरा सर्द हो जाता है। उसे बार बार एक ही नंबर से कॉल आने की वजह से अब गुस्सा आ गया था। दक्ष फ़ोन कट करने ही वाला था कि तभी नव्या कहती है, अंडस्को दक्ष उठा लो, जरूरी कॉल होगा। नव्या की बात सुन एक पल सोचने के बाद दक्ष कॉल आंसर नहीं करता है, जिसे देख नव्या का मुंह बन जाता है। नव्या दक्ष से, अंडस्को दक्ष बार बार क्यों कट कर रहे हो, शायद कोई जरूरी कॉल हो सकता है। दक्ष नव्या के गले पर किस करते हुए, अंडस्को इस वक्त मेरे लिए सिर्फ तुम जरूरी हो बीवी। इतना कहकर दक्ष नव्या को जोर से बाइट कर देता है, जिसे नव्या की चीख निकल जाती है। तभी फिर से दक्ष का फ़ोन रिंग होता है। इस बार दक्ष अपना फ़ोन उठाता उससे पहले ही नव्या कॉल आंसर कर फ़ोन स्पीकर पर कर देती है। फ़ोन उठाते हुए सामने वाले की बात सुन नव्या के होश उड़ जाते हैं। वही दक्ष का चेहरा और आंखें लाल हो जाती है। नव्या झट से खुद को दक्ष से दूर कर अपने कपड़े पहनने लगती है। दक्ष भी फटाफट उठकर अपने कपड़े पहनने लगता है। इसी के साथ नव्या की आंखों से आंसू भी बह रहे थे। उसके बाद दोनों वहां से निकल जाते हैं। 5 साल बाद दुबई शहर से दूर एक सुनसान इलाके में एक खूबसूरत सा विला। उस विला के हॉल में एक लड़की करीब एक 5 साल के बच्चे के पीछे भाग रही थी। नव्या नक्श के पीछे भागते हुए, अंडस्को नक्श रुक जाओ बेबी, मम्मा अब तक गई हैं, वो अब और नहीं भाग सकती। नक्श नव्या के आगे भागते हुए, अंडस्को मम्मा मुझे ये दूध नहीं पीना, आपको पता है ना मुझे मिल्क बिल्कुल भी नहीं पसंद। नव्या थककर सोफे पर बैठते हुए, अंडस्को ओकी में हार गई और तुम जीत गए, खुश अब रुक जाओ। नव्या को रुकता देख नक्श भी रुक जाता है। फिर वो नव्या के पास जाता है और अपने छोटे छोटे हाथों से वो मिल्क का ग्लास उठाकर पीने लगत है। नव्या इसे आंखें फाड़े देखने लगती है। नव्या नक्श को देखते हुए, अंडस्को ये क्या बात हुए, अगर तुम्हें दूध पीना ही था तो इतना सब नाटक करने की क्या जरूरत थी।
नक्श मिल्क फिनिश कर टेबल पर रखते हुए अंडरस्को जरूरी था मॉम, मैं तो बस आपके साथ खेल रहा था, और दूसरी बात आपको पता है ना कि मैं आपकी कोई बात नहीं टलता, इसलिए मिल्क पी लिया। नक्श की बात सुन नव्या के फेस पर एक छोटी सी स्माइल आ जाती है। तभी पीछे से एक प्यारी सी आवाज आती है, अंडरस्को बड़ी मम्मा। भाई हमेशा ऐसा ही करते हैं, पहले आपको परेशान करते हैं, फिर ऐसा कहते हैं कि वो आपकी कोई बात नहीं टालते। नव्या काव्यान को देखते हुए अंडरस्को ओह मेरा बेबी आ गया, आओ बड़ी मम्मा आपको भी मिल्क देती है। वही नक्श काव्यान को घूर रहा था। काव्यान नक्श को देखते हुए अंडरस्को बड़ी मम्मा देखो भाई मुझे कैसे देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है वो अभी मुझे मारेंगे। तभी विला के गेट के अंदर आते हुए काव्या अंडरस्को ये लो दोनों भाइयों का चालू हुआ झगड़ा। घर पे कदम रखा नहीं कि दोनों की लड़ाई चालू, कहते हुए काव्या हॉल में आकर नव्या के बाजू में सोफे में बैठ जाती है। काव्या नक्श के पास जाकर अंडरस्को सो व्हाट मम्मा, हम चाहे जीना भी लड़े पल हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। काव्यान की तोतली भाषा सुन नव्या और काव्या को हंसी आ जाती है। वही नक्श नव्या और काव्या को घूरते हुए अंडरस्को सो बैड मॉम एंड मासी माँ आप दोनों मेरे भाई पर ऐसे हंस नहीं सकते। नव्या अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए अंडरस्को ऑक मैं नहीं हंस रही। तभी काव्या भी अपने मुंह को जिप की तरह बंद करते हुए अंडरस्को में भी नहीं हंस रही। नक्श काव्यान का हाथ पकड़ अंडरस्को मॉम में जा रहा हूँ, काव्यान को चेंज करा दूंगा और फिर मैं उसे खाना भी खिला दूंगा, उसके बाद हमें खेलना भी है। इतना कहकर नक्श काव्यान का हाथ पकड़ वहां से चला जाता है। नव्या नक्श के जाता देख अंडरस्को देखा काव्या 2 फुट का भी नहीं हुआ अभी नक्श और उसकी बातें तो देखो। काव्या मुस्कुराते हुए अंडरस्को अभी कुछ देर पहले दोनों कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे थे और अभी हम साथ साथ हो गया। नव्या काव्या से अंडरस्को पर चाहे जो कहो दोनों भाई में प्यार बहुत है। नव्या की बात सुन काव्या के फेस पर स्माइल आ जाती है। काव्या नव्या से अंडरस्को अच्छा नव्या मुझे थोड़ा काम है कॉलेज का मैं जाती हूँ। नव्या अपना फोन उठाते हुए अंडरस्को हाँ जाना तो मुझे भी है, सारे बच्चे म्यूजिक क्लास में आ गए होंगे। काव्या नव्या को देखते हुए अंडरस्को आपने बहुत अच्छा किया था म्यूजिक क्लास स्टार्ट करके, अब देखो आप इतना आगे बढ़ गए हो कि पूरी दुबई आपको आपकी आवाज से पहचानने लगी है। नव्या मुस्कुराते हुए अंडरस्को 4 साल की मेहनत है काव्या, काश आज दादी और आज ही हमारे साथ होती तो कितना खुश होती। कहते हुए नव्या की आंखों से सामने एक डरावना मंजर आने लगता है। नव्या अपनी आंखें बंद कर लेती है, उसे अपने सामने एक जलती हुई इमारत नजर आ रही थी और वो बेबस खड़ी होकर वो नज़ारा देख रही थी। काव्या की आंखें भी नाम थी। काव्या नम आंखों से अंडरस्को एक हादसा नव्या और हमारी पूरी जिंदगी पलट गई, कितना अच्छा चल रहा था सब, पर उस हादसे में सब बर्बाद हो गया, कुछ भी नहीं बचा। नव्या खुद को कंट्रोल करते हुए अंडरस्को जो होना था हो गया, अब तू ज्यादा मत सोच मुझे भी अब जाना है मैं लेट हो रही हूँ। इतना कहकर नव्या वहां से निकल जाती है। नव्या के जाने के बाद काव्या अपने मन में अंडरस्को सब कुछ बदल गया नव्या खासकर तू, अब तू वैसी नहीं रही जैसी तू थी, तू बदल गई है, एक धोखे ने तुझे क्या से क्या बना दिया, इन सब में सबसे ज्यादा बर्बादी तूने सही है। आई होप कि सब पहले जैसा हो जाए। यही सब सोचते सोचते काव्या अपने कमरे की तरफ चली जाती है। काव्या कमरे में कर देखती है जहां नक्श अपने हाथों से काव्यान को छोटे छोटे से बाइट बनाकर खिला रहा था। वही काव्यान भी बीच बीच में नक्श को खिला रहा था, जिसे देख काव्या के फेस पर स्माइल आ जाती है और कुछ ही देर में उसकी आंखें नम हो जाती है। काव्या मन में अंडरस्को काश सब ठीक हो जाए, सब पहले जैसा हो जाए, बहुत दर्द झेला है सबने, है महादेव अब सब ठीक कर दो। इतना कहकर काव्या कमरे में जाती है और अपना लैपटॉप के सोफे पर बैठ जाती है और अपना काम करने लगती है। वही दूसरी तरफ नव्या की कार ड्राइवर ड्राइव कर रहा था। नव्या बैक सीट पर बैठी हुई थी और एक तक खिड़की के बाहर देख रही थी, उसकी आंखें नम थी। नव्या अपने मन में अंडरस्को काश वो सब न हुआ होता, काश तुमने को ना किया होता जो तुमने किया तो आज हम सब एक साथ होते, पर तुमने सब बर्बाद कर दिया, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। इतना कहते हुए नव्या अपने अंशु पोंछ लेती है। तभी नव्या की कार एक म्यूजिक एकेडमी के बाहर जाकर रुकती है। दुबई, रात का समय। नक्श और काव्यान डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। काव्या और नव्या भी वही बैठे थे। काव्यान काव्या से अंडरस्को मोम डैड कब आ लेगे,
मुझे बहुत भूख लगी है। तभी पीछे से आवाज आती है, अंडरस्को बेबी आपके डैड आ गए। इतना कहते हुए विवान आकर अपनी चेयर पर बैठ जाता है। काव्यान मुंह बनाते हुए, अंडरस्को क्या डैड, हम कब से वेट कर रहे हैं, टमी को भूखी लगी है। विवान काव्यान का टम्मी पर गुदगुदी करते हुए, अंडरस्को सॉरी बेटा आज बहुत काम था इसलिए डैड को लेट हो गया। गुदगुदी करने की वजह से काव्यान जोर जोर से हंसने लगता है, जिसे देख सब हंसने लगते हैं। विवान नक्श से, अंडरस्को नक्श माय चैंप, क्या बात है चैंप इतना शांत क्यों है। नक्श विवान को देखते हुए, अंडरस्को शांत हूँ क्योंकि मैं गुस्सा नहीं कर सकता। फिर नक्श नव्या को देखते हुए, क्योंकि मम्मा को पसंद नहीं मैं गुस्सा करूँ। विवान नक्श के गले पिंच करते हुए, अंडरस्को मेरे चैंप को गुस्सा क्यों आ रहा है। नक्श अपना गाल सहलाते हुए, अंडरस्को क्योंकि आप तो आ गए पर डैड अब तक नहीं आए। नक्श की बात सुन नव्या, जिसके फेस पर अब तक स्माइल थी, वो गायब हो जाती है। विवान नक्श से, अंडरस्को चैंप डैड को कुछ कम है तो उन्हें आने में लेट होगा, तुम डिनर करो और सो जाओ। नक्श मुंह बनाते हुए, अंडरस्को डैड इतना कम ही क्यों करते हैं कि वो मेरे और मम्मा के साथ टाइम नहीं बिता पाते। हमेशा ऐसा ही होता है, मैं और मम्मा डैड का वेट करते हैं और वो कभी टाइम पर नहीं आते। आज उन्होंने प्रॉमिस किया था कि वो मेरे साथ डिनर करेंगे। जाओ, मुझे नहीं करना कोई डिनर। नक्श को बात सुन नव्या, अंडरस्को नक्श ऐसी बात नहीं। नव्या ने इतना ही कहा था कि तभी नक्श अपनी चेयर पर से उठकर वहां से भाग जाता है। नव्या नक्श को जाते हुए देख रही थी, उसकी आंख नम हो गई थी। नक्श भागते हुए जा ही रहा था तभी वो किसी से टकरा जाता है। नक्श अपना सिर उठाकर देखता है तो उसके फेस पर स्माइल आ जाती है। नक्श स्माइल करते हुए, अंडरस्को डैड आप आ हुए। दक्ष, जी हाँ ये दक्ष ही था जो नक्श के सामने खड़ा था। दक्ष नक्श को अपनी गोद में उठते हुए, अंडरस्को मैंने प्रोमिस किया था अपने बेटे से तो कैसे तोड़ देता वो प्रोमिस। नक्श दक्ष के गले में अपनी बाहें डाल, अंडरस्को आई लव योर डैड, यू आर द बेस्ट। इतना कहकर नक्श दक्ष के गाल पर किस कर देता है, जिसे दक्ष के फेस पर एक छोटी सी स्माइल आ जाती है। दक्ष नक्श को वैसे ही अपनी गोद में उठाए हुए डाइनिंग हॉल की तरफ आने लगता है। तभी उसकी नज़र नव्या पर पड़ती है, जिसका फेस एक्सप्रेशन लेस था। दक्ष उसे इग्नोर कर अपनी चेयर पर बिठा देता है। वही विवान और काव्या दक्ष को देखकर खुश थे, क्योंकि वो नक्श को ऐसे दुखी नहीं देख सकते थे। काव्या अपने मन में, अंडरस्को सब बदल गया, अब सारी खुशियां भी झूठी लगती है, शायद इसलिए क्योंकि ये झूठी है। दक्ष नक्श को अपनी बाजू वाली चेयर पर बिठा देता है और उसे अपने हाथों से छोटे छोटे बाइट बनाकर खिलाने लगता है। दक्ष काव्यान को अपने पास आने का इशारा करता है। दक्ष का इशारा समझ काव्यान अपने छोटे छोटे कदमों से दक्ष के पास जाता है। दक्ष उसे उठाकर अपनी गोदी में बिठा लेता है, फिर उसे भी अपने हाथों से खिलाने लगता है। नव्या भी चुपचाप अपना डिनर करने लगती है। थोड़ी देर बाद दक्ष और नव्या का कमरा। दक्ष कमरे की बालकनी में खड़ा अपनी सिगरेट का कस ले रहा था। वही नव्या कमरे में बैठकर अपने म्यूजिक क्लास की कुछ रिपोर्ट्स चेक कर रही थी और साथ ही नक्श का होमवर्क करा रही थी। नक्श अपनी बुक बंद करते हुए, अंडरस्को मम्मा फिनिश हो गया होमवर्क, अब मुझे नींद आ रही है। नव्या अपना लैपटॉप बंद करते हुए, अंडरस्को ठीक है चलो मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे में सुला देती हूँ। तभी दक्ष भी कमरे में आ जाता है। नक्श दक्ष के देखते हुए, अंडरस्को नहीं मोम मैं आज आपके और डैड के साथ सोऊंगा। नक्श की बात सुन नव्या हैरानी से उसे देखने लगती है, फिर वो एक नज़र दक्ष के देखती है को उसे ही देख रहा था। नव्या नक्श से, अंडरस्को नहीं बेबी, काव्यान आपका वेट कर रहा होगा ना, आप उसके साथ सो जाओ। नक्श बेड पर जाते हैं, अंडरस्को नहीं मोम, काव्यान मासी माँ और चाचू के साथ सोने गया है, आज वो उनके पास सोएगा और मैं आपके और डैड के साथ। नव्या कुछ कहती उसे पहले, अंडरस्को प्लीज मोम जल्दी आओ मुझे नींद आ रही है। नव्या फिर बिना कुछ कहे नक्श के पास जाकर बेड पर लेटने लगती है। नव्या नक्श के साइड में लेटी थी और नक्श बेड के बीचों बीच। नक्श दक्ष को देखते हुए, अंडरस्को डैड आप भी आओ ना। नक्श की बात सुन दक्ष एक नज़र नव्या को देखता है, जो नक्श के पेट पर हाथ रख उसे थप थप रही थी। दक्ष एक लंबी सांस लेकर अपने कदम बेड की तरफ बढ़ा देता है। दक्ष जाकर नक्श की दूसरी साइड में लेट जाता है। तभी नव्या और दक्ष की नज़रें आपस में जा मिलती है, पर अगले ही पल नव्या अपनी नज़रें फेर लेती है। तभी नक्श नव्या की दूसरी साइड जाते हुए, अंडरस्को मोम में बीच में नहीं सो सकता आप जानती हो ना, कहते हुए नक्श नव्या के साइड करते हुए खुद बेड के साइड में आ जाता है।
नव्या एकदम दक्ष के करीब चली जाती है। नव्या नक्श से अंडस को, नक्श ये क्या तरीका है, तुम गिर जाओगे, चलो बीच में सोना है तुम्हें। नक्श माना करते हुए अंडस को, नहीं मोम, आप जानते हो ना कि मैं ऐसे नहीं सोता, सो प्लीज अब मुझे सोने दो। कहते हुए नक्श नव्या को हक कर लेता है और फिर दक्ष का हाथ लेकर नव्या के ऊपर से अपने ऊपर रख लेता है, जिसे दक्ष नव्या के और करीब आ जाता है। नव्या को अपने गर्दन में दक्ष की सांसें फील होने लगती है, जिसे नव्या के कुछ अलग फील होने लगता है। वही आज दक्ष के फेस पर एक सुकून दिख रहा था, जैसे उसने इस पल का बहुत इंतजार किया हो। नक्श नव्या के सीने में अपना सिर छुपाकर सोने लगता है। नव्या उसका सिर सहलाने लगती है। कुछ ही पलों में तीनों नींद के आगोश में चले जाते। नेक्स्ट मॉर्निंग, नव्या और दक्ष का कमरा। खिड़की से आती धूप से नव्या की नींद खुलती है। नव्या जैसे ही उठने लगती है, तभी उसे अपनी कमर पर कुछ भारी सा फील होता है। नव्या अपनी आंखें खोल के देखती है। सामने दक्ष था, जिसका चेहरा एकदम उसके करीब था। उसे दक्ष की सांसें अपने फेस पर महसूस हो रही थी। नव्या एकटक दक्ष को देखने लगती है। आज वो बहुत टाइम के बाद दक्ष को इतने करीब से देख रही थी और उसे आज उसके फेस पर एक अलग सा सुकून नजर आ रहा था। नव्या अपने मन में, अंडस को क्यों किया तुमने वो सब, अगर तुमने वो सब नहीं किया होता तो आज सब ठीक होता है। ये फासले, ये दूरियां कुछ नहीं होती, सब ठीक होता। मैं, तुम और हमारा नक्श, हम सब मिलके एक हैप्पी फैमिली की तरह रहते। पर तुम्हारी एक गलती हम तीनों की जिंदगी को तबाह कर दी। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि सब भूल जाओ, पर मैं नहीं भूल पाती। तुम कैसे अपने वादे तोड़ सकते हो। यही सब सोचते हुए नव्या की आंखें भर आती है। नव्या अपना सिर फेर के नक्श को देखती है, जो वहां नहीं था। फिर नव्या अपने कमरे के गेट को देखती है, जो बंद तो था पर अंदर से लॉक नहीं था, जिसे देख नव्या समझ जाती है कि नक्श अपने कमरे में जा चुका है। नव्या की आंखों से एक करता आंसू बहकर उसके गालों पर गिर जाता है, जो उसने कंट्रोल कर रखा था। वो खुद को कंट्रोल करते हुए दक्ष का हाथ अपने कमर से हटाने लगती है। तभी दक्ष नींद में और टाइटली नव्या को हक कर लेता है। अब नव्या पूरी तरह से दक्ष की बाहों में थी। दक्ष गहरी नींद में था। नव्या उसे उठाना चाहती थी, पर वो ये बात अच्छे से जानती थी कि दक्ष आज बहुत दिनों के बाद इतने देर तक और इतने सुकून से सो रहा है, इसलिए नव्या दक्ष को नहीं उठाती, बस एकटक उसके चेहरे को देखने लगती है। दक्ष की पकड़ नव्या पर अब और भी मजबूत हो चुकी थी। नव्या वैसे ही लेटी रहती है। तभी दक्ष का फोन रिंग करता है और धीरे धीरे दक्ष की नींद खुल जाती है। दक्ष एक हाथ से नव्या को कसकर पकड़े हुए बंद आंखों से अपना फोन लेने के लिए अपना दूसरा हाथ बढ़ता है और फोन उठा लेता है। दूसरी साइड से दक्ष को कोई कुछ कहता है, जिसके जवान में दक्ष कहता है, अंडस को हम कल सुबह ही निकलेंगे, इंडिया जाने की तैयारी करो। इतना कहकर दक्ष फोन कट कर देता है। तभी दक्ष के महसूस होता है कि नव्या उसकी बाहों में है। दक्ष सिर उठाकर नव्या को देखता है। नव्या जो दक्ष के उठने पर अपनी आंखें बंद कर अब सोने का नाटक कर रही थी। दक्ष एकटक नव्या को देखने लगता है। आज दक्ष ने भी कई दिनों बाद नव्या को इतने करीब से देखा था। वो उसे एकटक बिना अपनी आंख के झपकाए देखने लगता है। तभी नव्या अपनी आंखें हिलाने नाटक करती है, जिसे दक्ष को लगे कि नव्या की नींद खुल रही है। दक्ष नव्या को उठता देख तुरंत उसका माथा चूम बेड से उठाकर सीधा बाथरूम में घुस जाता है। दक्ष के जाने के बाद नव्या अपनी आंखें खोलती है। उसके आंखों में खालीपन साफ नजर आ रहा था। वो बिना किसी भाव के बाथरूम के गेट को देख रही थी। डाइनिंग रूम, सभी बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे थे। दक्ष विवान को देखते हुए, अंडस को, विवान कल हम इंडिया जा रहे हैं, हमेशा के लिए। अब हमें यहाँ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम जिस डील के लिए दुबई आए थे वो अब पूरी हो चुकी है और आगे दोनों बच्चों के स्कूल भी स्टार्ट करने हैं, तो अब हमें इंडिया जाना चाहिए। दक्ष की बात सुन नक्श और काव्यान दोनों खुशी से उछल जाते हैं। काव्यान जोर जोर से क्लैपिंग करने लगता है। दोनों बच्चों को इंडिया बहुत पसंद था। वो लोग 1 साल से दुबई में थे और उन्हें यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। विवान दक्ष से, अंडस को भाई, सारी तैयारी हो चुकी है। दक्ष बिना किसी भाव के, अंडस को कल सुबह निकलना है हम सबको। तभी नव्या बीच में, अंडस को, मेरे सिंगिंग क्लास के बैच चल रहे हैं, मैं उन्हें यूं बीच में छोड़कर नहीं जा सकती। दक्ष सर्द आवाज में, अंडस को, कल हम सबको जाना है। सबको मतलब सबको।
नव्या बिना दक्ष को देखे अंडरस्को मैंने कहा ना कि मैं बेच को यूं बीच में नहीं छोड़कर जा सकती। उसका मतलब नहीं जा सकती। नव्या की बात सुन दक्ष उसे घूरने लगता है। नक्ष नव्या से अंडरस्को मम्मा चलो ना, मुझे भी यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मेरे इंडिया वाले स्कूल भी चालू होने वाले हैं। नव्या नक्ष से अंडरस्को बेबी आपको मेरे साथ यहाँ रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप मासी माँ और चाचू के साथ जाओ, मम्मा एक मंथ में आ जाएंगी। विवान नव्या से अंडरस्को भाभी पर आप यहाँ यूँ अकेले, ये आपके लिए ठीक नहीं है। तभी बीच में नक्ष अंडरस्को चाची मम्मा ने कहा ना मासी माँ और आपके साथ जाने को, दैट मीन्स डैड मॉम के साथ यही रहेंगे। नक्ष को बात सुन नव्या उसे हैरानी में देखने लगती है। यही मौके का फायदा उठाकर काव्या अंडरस्को हाँ नव्या ये ठीक रहेगा तो, और जीजू यही रह जाओ, मैं और विवान सब संभाल लेंगे। नव्या काव्या से अंडरस्को नहीं नव्या, मैं यहाँ अकेले रह लूंगी और 1 ही महीने की तो बात है, उसके बाद मैं आ जाऊंगी। विवान नव्या से अंडरस्को नहीं भाभी काव्या ठीक कह रही है, वैसे भी सर काम भाई ही देख रहे थे, अब उन्हें भी थोड़ा ब्रेक मिल जाएगा। दक्ष सबकी बातों का मतलब अच्छे से समझ रहा था, पर वो कुछ कह नहीं रहा था। नव्या विवान को देखते हुए अंडरस्को विवान में कह रही हूँ ना कि। तभी नक्ष बीच में अंडरस्को ओफो मम्मा आप कितना टेंशन लेती हो, आप टेंशन मत लो, मैं मासी माँ और चाचू दोनों का ख्याल रखूंगा। नक्ष के ये कहते ही काव्यान कहता है अंडरस्को बड़ी मम्मा मैं भी ख्याल रखूंगा सबका। नक्ष और काव्यान की बातें सुन सबकी हंसी निकल जाती है और सब जोर जोर से हंसने लगते हैं। वही दक्ष का फेस अभी भी एक्सप्रेशन लेस। दुबई। दक्ष का विला। डाइनिंग रूम में सबकी हंसी की आवाज़ गूंज रही थी। नक्ष और सबके इतना कहने पर नव्या दक्ष के साथ रुकने के लिए मान गई थी। वही दक्ष ने भी कुछ नहीं कहा था, जिसका मतलब उसे भी यहाँ 1 और महीना रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगले दिन नक्ष, काव्यान और विवान काव्या एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं। नव्या और दक्ष भी उनके साथ एयरपोर्ट निकल जाते हैं। दुबई एयरपोर्ट। दक्ष का प्राइवेट जेट एयरपोर्ट पर खड़ा था। नव्या सबको हक कर सबसे लास्ट में नक्ष के पास जाती है और उसके सामने अपने घुटनों के बल बैठ जाती है, जिसे नक्ष उसे एक झटके में हक कर लेता है। नव्या भी उसे हक बैक करती है और उसकी पीठ शहालने लगती है। नव्या नक्ष से अंडरस्को बेबी मासी माँ को और चाचू को ज़्यादा परेशान मत करना और अपने छोटे भाई का ख्याल रखना। नक्ष नव्या से दूर होते हुए अंडरस्को डोंट वरी मम्मा मैं आपको कोई भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। आपको तो पता है ना अगर आप मुझसे नाराज होते हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता। नक्ष की बात सुन नव्या मुस्कुराते हुए नक्ष के गाल पर किस कर लेती है। तभी दक्ष भी अपने घुटनों पर नक्ष के सामने बैठते हुए अंडरस्को नक्ष मुझे पता है मेरा बेटा बहुत समझदार है, इसलिए मुझे उसे कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है, बस अच्छे से अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है ओके। दक्ष की बात सुन नक्ष हाँ में अपना सिर हिला देता है। नक्ष अपने दोनों गालों पर अपनी उंगलियां प्रेस करते हुए नव्या और दक्ष को किस करने का इशारा करता है। नक्ष को ऐसा करते देख सभी उसे देखने लगते हैं। वही नव्या और दक्ष एक दूसरे को देख रहे थे। नक्ष दोनों को देखते हुए अंडरस्को जल्दी करो मोम डैड हमें निकलना है। नक्ष की बात सुन नव्या और दक्ष एक लंबी सांस लेकर एक साथ नक्ष के एक एक गाल पर किस कर देते हैं। काव्या उन दोनों को देखते हुए मन में अंडरस्को पता नहीं आज इतने सालों बाद ऐसा क्यों लग रहा है, जैसे अब आप दोनों में सब ठीक हो जाएगा, महादेव सब अच्छा करना। कुछ देर बाद दक्ष का प्राइवेट जेट जा चुका था। वही दक्ष और नव्या जेट को जाता देख रहे थे। दक्ष गॉगल्स पहनते हुए अंडरस्को लेट्स गो। नव्या बिना दक्ष को देखे अंडरस्को मुझे म्यूजिक क्लास जाना है मैं अकेले चली जाऊंगी। इतना कहकर नव्या बिना दक्ष की बात सुन वहां से चली जाती है। नव्या को इस तरह जाता देख दक्ष की मुठ्ठियां आपस में कसकर बंद हो जाती है। उसकी आंखें सर्द हो जाती है। दक्ष नव्या को जाते देख अंडरस्को क्यों बीवी, क्यों मुझे इतना मजबूर कर रही हो अपने साथ जानवरों जैसा बिहेव करने के लिए। एक बार मेरे अंदर का जानवर जाग गया तो तुम उसे बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। बहुत जाने दिया तुम्हारे इस बर्ताव को पर अब और नहीं। अब तक मैं शांत था, तुम्हें वक्त देना चाहता था और दिया भी पूरे 5 साल का वक्त, पर बस अब और नहीं। अब तुम देखोगी कि उस दक्ष सिंघानिया को जिसे तुम नफरत करती थी। दूसरी तरफ नव्या अपनी कार ड्राइव करते हुए अपने म्यूजिक क्लास के सामने आकर अपनी कार रोकती है, फिर कार की वॉचमैन को देखकर म्यूजिक क्लास के अंदर चली जाती है। नव्या के क्लास के अंदर जाने के बाद वहां से एक ब्लैक कलर की कार जो कब से नव्या का पीछा कर रही थी,
वो भी वहां से निकल जाती है। दक्ष ड्राइवर से अंडस को मैम की क्या अपडेट है। ड्राइवर कार ड्राइव करते हुए अंडस को सर मैम का रोज का एक ही रूटीन है, विला से म्यूजिक क्लास और म्यूजिक क्लास से विला। सिर्फ परसों मैम अपने किसी मेल फ्रेंड के साथ लंच करने बाहर गई थी। ड्राइवर को ये बात सुन दक्ष की भौहें आपस में तन जाती है। रात का वक्त, नव्या का म्यूजिक क्लास। नव्या आज लेट हो गई थी जिस वजह से काम करते करते उसे और लेट हो गया था। नव्या क्लास से बाहर निकल फौरन अपनी कार में बैठकर वहां से निकल जाती है। नव्या दुबई के रास्तों पर अपनी कार दौड़ा रही थी। अब नव्या सिटी से बाहर एक सुनसान इलाके में आ चुकी थी। तभी उसकी कार अचानक से रुक जाती है। नव्या खुद से अंडस को ओह नो अब क्या हुआ कहते हुए नव्या कार से उतरती है और जाकर कार के टायर को देखती है जो पंचर हो चुका था। नव्या पीछे कार की डिग्गी खोल के देखती है जिसमें हमेशा एक टायर हुआ करता था, पर आज वो भी नहीं था, जिसे देख उसे अब और गुस्सा आने लगता है। नव्या टायर पर लात मारते हुए अंडस को हो अब यही बाकी था, अब मैं क्या करूं, लगता है ड्राइवर को बुलाना पड़ेगा। इतना कहकर नव्या अपना फोन निकल के ड्राइवर को कॉल करने लगती है। तभी उसके कान में एक कार की हॉर्न की आवाज सुनाई देती है। नव्या जैसे ही पलट कर देखती है उसे एक जानी पहचानी शक्ल दिखाई देती है। तब तक वो स्कश भी अपनी कार से उतरकर नव्या के पास आ जाता है। नव्या उस इंसान के देखकर अंडस को मीत तुम यहाँ इस वक्त। मीत नव्या को एक फाइल देते हुए अंडस को हाँ तुम ये फाइल भूल गई थी और ये बहुत जरूरी थी तो मैंने सोचा कि खुद जाके तुम्हें दे दूँ। मैं तुम्हारे विला ही जा रहा था तभी बीच में मुझे तुम दिखाई दी। नव्या मुस्कुराते हुए अंडस को थैंक गॉड मीत तुम यहाँ आ गए, मेरी कार के टायर पंचर हो गए हैं। मीत टायर को देखते हुए अंडस को चलो तो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। तभी पीछे से एक आवाज आती है अंडस को कोई जरूरत नहीं है। मीत और नव्या पलट कर देखते हैं, वहां दक्ष खड़ा हुआ था अपनी पॉकेट में अपना हाथ डालकर। नव्या की आंखें दक्ष को देखकर सर्द हो जाती है क्योंकि दक्ष के शर्ट पर खून के छींटे थे, जिसे साफ पता चल रहा था कि दक्ष अभी किसी को बेरहमी से या तो टॉर्चर कर या तो मार कर आया है।